एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इब्लिस को रोता हुआ देखकर कायोंग रियो से पूछती है कि जब वो कुत्ते कायोंग और उसके भाई को खा रहे थे तब वो कहाँ था, क्योंकि वो भी तो गॉड का एंजल है, तो वो उनकी हेल्प कर सकता था। इस पर रियो कहता है कि वो सिर्फ प्रे कर रहा था। ये सुनकर कायोंग उसे एक पंच मारती है, क्योंकि रियो तो इब्लिस से भी ज्यादा बुरा था। कम से कम इब्लिस ने कायोंग की हेल्प करने का एक कदम तो आगे बढ़ाया था। इधर इब्लिस को सेड लैंप में वापस लेकर आता है, जहाँ पर वो देखते हैं कि आर ग्लास की सैंड मूव कर रही थी। ये देखकर सेड इब्लिस को और भी ज्यादा डरा देता है और बताता है कि शायद अब इब्लिस के पास कायोंग से बदला लेने का काफी कम टाइम बचा है। इसीलिए आज उसे वो सब अजीब सा फील हो रहा था, जैसे कि उसकी तबीयत बिगड़ गई हो, क्योंकि वो हारने का एक साइन था। दूसरी तरफ रियो को भी आयरम से इब्लिस की हालत के बारे में पता चलता है, तो रियो थोड़ी सी परेशानी में आ जाता है, क्योंकि अच्छा हुआ कि उसने बीच के 20 सालों के बारे में कायोंग को कुछ भी नहीं बताया। लेकिन असल में तो कायोंग ने भी ये नोटिस कर लिया था कि जरूर रियो उससे कुछ छुपा रहा है, और उसने ये भी नहीं बताया कि इब्लिस के कायोंग को मारने और फिर उसके लैब में कैद होने के बीच में 20 साल का क्यों गैप था। अगले दिन अब कायोंग यही सब रिसर्च करने की कोशिश कर रही थी, तभी उसके सामने इब्लिस आ जाता है, जो कि अलग अलग आउटफिट्स में आकर उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसका प्लान था कि वो कायोंग को अपने प्यार में फंसाएगा और उसे दूर चला जाएगा, ताकि कायोंग आखिरी विश में उसका प्यार मांगेगी और सेल्फिश बन जाएगी। लेकिन उसका उल्टा ही होता है, क्योंकि जब कायोंग उससे पूछती है कि जब वो पास्ट लाइफ में मरी थी तो इब्लिस के चेहरे पर किस बात का दुख था, और क्या उसने कभी किसी जीनी को डेट किया है या फिर उसे किस किया है। ये सुनकर इब्लिस अनकंफर्टेबल हो जाता है और उसे सच बताने में डर रहा था, जो देखकर कायोंग समझ जाती है कि उसने किसी जीनिया को डेट किया है, और जरूर वही जीनिया होगी जो कि बारिश को कंट्रोल कर सकती है। अब इससे पहले कि कायोंग उसे कुछ करती, वो वहां से बहाना करके भाग जाता है, जिसके बाद वो आयरम के पास जाकर उसे जीनिया के बारे में पता लगाने का काम देता है। जिसके बाद हम मिसेस कांग को देखते हैं, जो अपनी बेटी के चक्कर में काफी ज्यादा परेशान हो गई थी। वो अपने काम पर भी ध्यान नहीं दे रही थी। एक दिन जब उसका बॉस उसके स्टोर में आता है, तब भी वो वहां पर लेट पहुंचती है, इसीलिए वो उसे काम से निकाल देता है, जिस वजह से वो काफी गुस्सा हो जाती है। यानी कि अब उसकी दोनों विशेष वेस्ट हो गई थी, क्योंकि उसकी खुशी बस कुछ ही दिनों की थी, जिस बात से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो शॉप का सामान फेंक कर वहां से रिजाइन करके चली जाती है। इधर म्यूट की भी विश वेस्ट हो गई थी, क्योंकि वो भी अभी तक रोड पर अपने डैड को ढूंढने में लगा हुआ था। उसकी ऐसी हालत देखकर उसका बॉडीगार्ड उसे एक पेट क्लिनिक पर लेकर जाता है, जिसका रास्ता उसे म्यूट ने ही बताया था। लेकिन वहां पर भी वो डॉग्स की तरह ही बिहेव करता है, जो देखकर बॉडीगार्ड को उस पर काफी दया आती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जरूर उसको किसी ने एक डॉग की तरह ट्रीट किया है, इसलिए वो पागल हो गया है। फिर हम उस यूट्यूबर लड़के को देखते हैं, जो कि ड्रिंक करते करते खुद की लाइफ को कर्ज कर रहा था कि उसने आज तक एक भी ऐसी वीडियो नहीं बनाई जिस पर उसके मिलियंस में व्यूज आए और वो वायरल हो गई हो, क्योंकि वो इतने बोरिंग विलेज में जो रहता है। तभी उसके फ़ोन पर जीनी का एक नोटिफिकेशन आता है, जो कि उसे इब्लिस ने भेजा था, और यूट्यूबर उसे मजाक समझकर विश भी मांग लेता है कि वो चाहता है कि उसके विलेज में कोई ऐसी हैपनिंग चीज़ हो जाए जिससे उसकी वीडियो वायरल हो जाए। यही सुनते ही इब्लिस उसकी विश पूरी कर देता है और उसे टेलीपोर्ट करके एक जंगल में भेज देता है, और उसकी लाइव वीडियो भी ऑन कर देता है। तभी वो किसी चीज़ से टकराकर नीचे गिर जाता है, और जब वो उस चीज़ को ध्यान से देखता है तो असल में वो किसी की डेड बॉडी थी। ये देखकर वो डर जाता है, पर उसने ये सब लाइव में दिखाया था, इसीलिए उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती है, और एक ही रात में वो बहुत ही फेमस यूट्यूबर बन जाता है। इधर पूरे विलेज में यही बातें हो रही थी कि आखिर उनकी शांति भरी विलेज में एक डेड बॉडी किसके मिल सकती है। कुछ लोगों का कहना था कि ये काम जरूर साइकोपैथ कायोंग ने किया होगा, पर मिंजी उसका स्टैंड लेती है और ऐसे लोगों को अपने क्लिनिक से ही निकाल देती है जो कि कायोंग के बारे में र्यूमर्स फैला रहे थे। दूसरी तरफ ग्रैंडमा भी सुपरमार्केट में जब कायोंग के लिए लोगों की गलत बातें सुनती है, तो वो घर जाकर थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है। कायोंग के आने पर वो उसे बात करती है और समझाती है कि भले ही लोग उसे साइकोपैथ समझे, लेकिन उसकी ग्रैंडमा ही जानती है कि कायोंग कैसी लड़की है और वो किसी का खून नहीं कर सकती। फिर कायोंग बाहर जाती है तो उसे बोयोंग मिल जाती है। वो चाहती थी कि कायोंग बैंक आकर सभी को बताए कि ये सारे पैसे उसी ने खुद अपनी मर्जी से ट्रांसफर किए हैं, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो जीनी से कहकर कायोंग को मार डालने की विश कर देगी। जो सुनकर कायोंग उसके पास जाती है और उसे कहती है कि अगर वो ये सब मांगना चाहती है तो वो ट्राई कर सकती है, और अगर उसने कायोंग को मारने की विश मांगी तो उसके मरने के बाद उसका सारा पैसा जो है वो उसकी ग्रैंडमा को ही मिलेगा, और अगर उसने कुछ और मांगना चाहा तो मेरे पास भी जीनी की एक विश है, और मैं उससे ये विश मांगूंगी कि तुम जो भी विश मांगो वो रिवर्स हो जाए।
जो सुनकर उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कायूंग घर पर आती है। वो कुछ अपसेट थी, इसीलिए अब इब्लिस उसे विलेज की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर लेकर जाता है ताकि उसका मूड ठीक हो जाए। वो एक दूसरे को यहाँ पर किस करने की सिचुएशन बना रहे थे कि उन्हें किस तरीके से बैठना चाहिए और किस करना चाहिए। पर तभी कायोंग इब्लिस को उस बिल्डिंग से पुश कर देती है और उससे उसका मूड भी ठीक हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसा काफ़ी टाइम से नहीं किया था। अब जैसे ही दोनों घर पर जाते हैं तभी घर पर मिंजी भी आ जाती है, जो कि कायोंग के घर में ग्रैंडमा इब्लिस और सेठ को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि आखिर इतने सारे स्ट्रेंजर्स कायोंग के घर में क्या कर रहे थे। तब ग्रैंडमा उसे झूठ बोल देती है कि वो इब्लिस की सिस्टर है जो कि दुबई से आई है। पर मिंजी इस बात पर भरोसा नहीं करती और वो कायोंग से इस बारे में बात करती है। तब कायोंग उसे बस इतना कहती है कि वो टाइम आने पर मिंजी को सब कुछ बता देगी और उसे उन 3 स्ट्रेंजर से डरने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी तरफ मिस्टर सांग को इब्लिस का लैंप मिलता है और वो अपनी सेकंड विश मांगता है, जो ये थी कि वो 20 साल पहले एक डेट पर वापस लौटना चाहता था। इब्लिस उसे वहाँ पर लेकर भी जाता है, लेकिन गलती से सांग ने इब्लिस को दिन का टाइम बता दिया था, जबकि उसे रात के टाइम में जाना था। और वो दिन में अपने घर के आसपास होता है, जहाँ पर वो छोटी कायोंग को देखता है तो वो उसके बारे में गलत बोलने लग जाता है कि ये तो साइकोपैथ है, बड़े होकर एक कार की दुकान खोलेगी और अभी जब मेरे पास थोड़ा सा टाइम है तो मैं इसके साथ टाइम पास करूंगा। ये सुनते ही इब्लिस को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सांग को मारता है, लेकिन सांग उसका मास्टर था, इसीलिए अब इब्लिस को उसे रात के टाइम में लेकर जाना पड़ता है, जहां हम जान पाते हैं कि असल में सांग एक सीरियल किलर था और वो उस रात एक लड़की को मार रहा था, लेकिन उसे ऐसा करते हुए किसी ने देख लिया था। यही उसे पता लगाना था कि आखिर 20 साल पहले ये सब करते हुए उसे किसने देखा था। ये चीज़ वो आज पता लगा लेता है कि उसे उसकी माँ ने देखा था, इसीलिए आज तक उसकी माँ ने ये बात पुलिस को नहीं बताई। इब्लिस अब ये सारी बातें भी कायोंग को जाकर बता देता है और वो उसे डायरी में नोट करती है। कायोंग यहाँ पर इब्लिस की तारीफ भी करती है, क्योंकि उसकी वजह से सांग जैसे किलर का पता लग गया था कि वो 20 साल से लड़कियों को ही सोचकर मार रहा था कि लड़के सोसाइटी में फिट नहीं होती हैं और उसे ऐसी लड़कियों से बहुत ही नफरत होती है जो कि अपने बाल कलर करती हैं या फिर मॉडर्न होती हैं। फिर वो इब्लिस से कहती है कि वो सांग को सज़ा दिलवा कर रहेगी, तो इब्लिस बोलता है कि उससे जीतना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन तभी कायोंग को याद आता है कि उसके जीतने के बाद तो इब्लिस को मरना होगा, इसीलिए वो इब्लिस से कहती है कि उसने वैसे भी अपने हिस्से की लाइफ जी ली है और अब तो ग्रैंडमा भी यंग हो गई है, तो अब वो खुशी खुशी मरने के लिए तैयार है और वो इब्लिस की जीतने में मदद करेगी। ये सुनकर इब्लिस काफ़ी अजीब फील करता है, क्योंकि वो कायोंग को पसंद करने लग गया था। जिसके बाद हम उस जीनी को देखते हैं जो कि जुनियों के घर में कैद था। वो जीनी अपने मैजिक सिंगिंग से पूरी दुनिया को सुलाकर रात को इब्लिस के हाथों को एक धागे से बांधकर चला जाता है। अगले दिन ही देखते ही सेठ कायोंग आयरिम और यू को वहां पर बुला लेता है, जहां पर आयरिम बताती है कि कल रात वो उस जीनी यानी कि शादी से मिली थी और ये सब उसी ने करा है, वही इब्लिस को कैद करके गया था। अब जब वो ये सब बात कर रहे थे, इतने में ही कायोंग इब्लिस का हाथ ही काट देती है और उसका धागा भी निकाल देती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। और कायोंग बोलती है कि ये शायद मैं इसीलिए कर पाई क्योंकि मैं इब्लिस की मास्टर हूँ, जो देखकर रियो वहां से चला जाता है। उसके पीछे पीछे आयरिम भी जाती है और जब इब्लिस जाने वाला था तब कायोंग उसे बता देती है कि उसे पास्ट के बारे में सब कुछ पता चल गया है कि कैसे उसने उसे डेजर्ट में मारा था। ये सुनकर इब्लिस भी वहां से भाग जाता है और सेठ भी, और कायोंग अकेले ही वहां पर रह जाती है। फिर इब्लिस शादी की हिस्ट्री जानने के लिए रियो के पास जाते हैं, क्योंकि रियो एक एंजल था तो उसे झूठ बोलने की परमिशन नहीं थी, इसीलिए उसे सब कुछ सच बताना पड़ जाता है कि असल में शादी उसी लड़के का गुलाम है जिसे इब्लिस ने कायोंग के कहने पर लंबी जिंदगी दी थी, यानी कि उसे अमर बनाया था और उसका नाम हुनबिश था। अब इब्लिस ये याद कर रहा होता है कि आखिर हुनबिश दिखता कैसा होगा, क्योंकि वो तो आज भी इसी दुनिया में होगा। इसी बात का पता लगाने के लिए वो पास में जाता है, तब उसे हुनबिश नजर आता है और हम जान पाते हैं कि असल में हुनबिश वही लड़का था जो कि जुनियो का बेटा बनकर उसके साथ रहता है। वो इतने साल बीत जाने के बाद भी बिल्कुल वैसा ही था, लेकिन इब्लिस को अब भी हुनबिश का पता लगाना बाकी था कि आखिर वो दुनिया में कहाँ पर है, और उसे ये भी नहीं पता था कि हुनबिश उन्हीं के विलेज में है। जिसके बाद हम देखते हैं कि शादी वापस से अपने घर पर आ चुका था और हुनबिश उससे कुछ पूछताछ करता है कि कल रात को वो पूरी दुनिया को सुलाकर कहाँ गया था। अब क्योंकि शादी उसे कुछ नहीं बता रहा था, तब हुनबिश से डर कर उसे एक सर्वेंट बता देता है कि शादी ने उसे घर से भाग जाने के लिए कहा था और वो किसी से मिलने के लिए गया था। ये सुनकर हुनबिश उस सर्वेंट का गला काट देता है और फिर वो शादी से सच पूछता है
जिस पर उसे भी बताना पड़ जाता है कि वो कल इब्लिस से मिलने गया था, ताकि इब्लिस जब जागे तो वो शादी की मदद करने के लिए आ पाए। ये सुनकर हुनबिश हंसने लग जाता है और शादी से कहता है कि वो यही चाहता था कि शादी इब्लिस को ढूंढे, ताकि इब्लिस के साथ साथ वो कायुंग को भी ढूंढ पाए और कायुंग को मारकर वो इब्लिस का मास्टर बन पाए और पूरी दुनिया की जीनी और ह्यूमंस का मास्टर बन जाए। ये सुनकर शादी भी बहुत ज़्यादा डर जाता है। वो हुनबिश को खालिद के नाम से बुलाता है और कहता है कि खालिद को ये सब नहीं करना चाहिए, वरना इब्लिस उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। दूसरी तरफ कायुंग इब्लिस से खालिद के बारे में पूछती है कि आखिर वो कौन है, पर इब्लिस उसे नहीं जानता था और कायुंग को खालिद का नाम इसीलिए पता था क्योंकि उसने अपने सपने में एक बच्चे को कार्पेट बनाते हुए देखा था और कायुंग उस बच्चे को खालिद के नाम से बुला रही थी। जिसके बाद वो इब्लिस के हाथ पर फिर से वो धागा बांधकर एक टेस्ट लेती है कि असल में वो धागा पहले वाइट था और खून की वजह से वो काला हो चुका था। कायुंग को ये भी पता चलता है कि सिर्फ एक जीनी को ही उस धागे से बांधा जा सकता था और कायुंग के पास उस धागे को तोड़ने की शक्ति थी जो कि किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में नहीं थी। फिर हम जुनियो को देखते हैं। जब से उसने खालिद की सच्चाई देखी थी वो उल्टी किए जा रहा था, इसीलिए खालिद की सर्वेंट उसे सच बता देती हैं कि जितने भी सर्वेंट्स खालिद के लिए उसके घर में रहते हैं वो सभी ऑर्फन्स हैं और उन सभी के लिए खालिद एक फादर जैसा है, इसीलिए वो उसकी हर बात मानते हैं। और जुनियो को भी यही करना होगा क्योंकि पहले जिसने भी खालिद के माँ बाप होने का नाटक किया था वो सभी उसकी हर बात मानते थे और वो उनके बारे में और ज़्यादा कुछ जानने की कोशिश ना करे क्योंकि वो तो गैम्बलिंग करके कर्ज में डूबा हुआ था, पर उन्होंने उसे इस चीज़ से बाहर निकाला, इसीलिए अब उसे उनकी हर बात माननी होगी। जो सुनकर जुनियो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वहीं ग्रैंडमा कॉफ़ी शॉप में एक बार फिर से मिंजी से मिल जाती हैं। मिंजी उसे इस बार भी सवाल पूछती हैं कि कहीं वो कायुंग के घर में कोई इलीगल काम तो नहीं कर रहे। इस पर वो मना कर देती हैं और मिंजी उस पर बिलीव भी कर लेती हैं। दोनों फिर साथ में कॉफ़ी पीते हैं और शायद मिंजी को ग्रैंडमा से प्यार हो गया था क्योंकि वो ये तो नहीं जानती थी कि जिसे वो कायुंग की गेस्ट समझ रही है वो असल में कायुंग की ग्रैंडमा ही है। फिर कायुंग सांग से मिलने के लिए जाती है जहाँ वो उसे उसकी हेडलाइट पर लगे हुए बाल दे देती है और कहती है कि वो जानती है कि जंगल में मिले हुए स्केलेटन के पीछे और उस ब्लॉन्ड हेयर वाली लड़की के मिसिंग होने के पीछे सांग का ही हाथ है क्योंकि वो एक सीरियल किलर है। इस पर सांग कायुंग से थोड़ा सा डर जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो किसी के साथ आई है, पर कायुंग उसे इब्लिस के बारे में नहीं बताती और कहती है कि वो सांग के काम से काफ़ी इम्प्रेस्ड है क्योंकि सांग भी एक साइकोपैथ है एकदम उसकी तरह, पर उन दोनों में सिर्फ एक ही फ़र्क था और वो ये था कि कायुंग जब भी किसी का मर्डर करती है तो वो कोई भी एविडेंस नहीं छोड़ती जिससे वो पकड़ी जाए। ये सुनकर सांग थोड़ा सा मैनिपुलेट हो जाता है। वो कायुंग से कहता है कि उसके पास भी एक रास्ता है जिससे वो अपने सारे सबूत मिटा सकता है और वो कायुंग से डील कर लेता है कि अगर सांग ने सारे सबूत मिटा दिए तो कायुंग अगले खून में उसका साथ देगी। जिसके बाद कायुंग और इब्लिस घर चले जाते हैं जहाँ पर इब्लिस कायुंग से पूछता है कि उसने सांग को पुलिस के हवाले क्यों नहीं किया। तब कायुंग बताती है कि अगर उसने सांग को पुलिस के हवाले किया तो वो अपनी आखिरी विश मांगकर बाहर निकल जाएगा, इसीलिए वो चाहती है कि वो अपनी आखिरी विश पास्ट में जाने के लिए यूज़ करे। और तब इब्लिस उस टाइम में जाकर उसे उसकी डायरी दे दे और कायुंग सांग को उस मिसिंग लड़की का मर्डर करने से बचा ले, जो आइडिया इब्लिस को काफ़ी अच्छा लगता है। तब वे कायुंग उससे पूछती है कि उसने ये क्यों छुपाया कि वो कायुंग के मरने के 20 साल बाद लैम्प में ट्रैप हुआ था, यानी कि उसकी वजह से वो लैम्प में ट्रैप नहीं था। पर इब्लिस को खुद याद नहीं था कि आखिर वो 20 सालों तक कहाँ पर था और उसने क्या किया। जिसके बाद सईद इब्लिस को खालिद का पता बताता है क्योंकि उसने उसके ब्लड से खालिद का घर ढूंढ लिया था और आगे का सच पता लगाने के लिए वो दुबई जाने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो कायुंग से परमिशन मांगता है तो वो मान जाती है। पर कायुंग अपने साथ ग्रैंडमा और मिंजी को भी लेकर आई थी क्योंकि उसके बिना उनका विलेज में रहना सेफ नहीं था। जहाँ पर मिंजी एयरपोर्ट पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से भी क्रॉस होती हैं और उसे देखकर वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती हैं। फिर ये लोग दुबई पहुँचते हैं जहाँ पर कायुंग और इब्लिस एक जीनी से मिलने के लिए जाते हैं और उसका नाम जीनिया था। जहाँ वो बताती है कि बहुत साल पहले यानी कि क्राइस्ट से भी पहले वो इब्लिस की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और सरप्राइजिंगली वो कायुंग का फेस भी जानती थी। कायुंग तो इन दोनों को इस तरह मिलता हुआ देखकर जेलस होकर वहां से चली जाती हैं। इसीलिए अब इब्लिस जीनिया से बात करने के लिए जाता है जहाँ पर वो उससे पूछता है कि क्या तुम कभी अपीयरेंस चेंज करके मेरे सामने आई हो, तो वो मना कर देती है। फिर वो उससे उनके भाई शादी के बारे में पूछता है जहाँ पर जीनिया उसे उसके बेटे के बारे में बताती है कि असल में शादी का बेटा आधा जीनी और आधा इंसान था क्योंकि उसने एक ह्यूमन लड़की से शादी की थी और उसका बेटा ही कारपेट्स बनाया करता था।
इससे ज्यादा जीनिया उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन यहाँ पर इब्लिस एक और चीज पर ध्यान देता है। वो ये थी कि जीनिया ने कायोंग को कैसे पहचाना, जबकि कायोंग तो 8 साल की एज में ही मर गई थी। इस पर जीनिया गलती से उसे ये बोल देती है कि कायोंग की वजह से ही वो अपने 20 साल भूल चुका है। इसके आगे वो कुछ भी नहीं बोलती क्योंकि उसे इब्लिस को सच बताने की परमिशन नहीं थी। दूसरी तरफ हम रियो को देखते हैं जो कि इब्लिस के भाई ज़हारा से मिलने के लिए जाता है। और ज़हारा वो जीनी था जो कि लोगों के मरने के बाद उनकी आत्मा का फूल उगाता था और उन फूलों का ध्यान रखता था। लेकिन 1000 साल पहले उससे भी कोई गलती हुई थी जिससे कि उसका पूरा गार्डन ही खत्म हो गया था और अब सिर्फ उसके पास एक ही फूल बचा था जिसका वो इतने सालों से ख्याल रख रहा था। वो रियो से इब्लिस के बाहर आने की बात सुनकर बहुत ही खुश था, लेकिन रियो उसे वार्न करता है कि इब्लिस उससे मिलने के लिए जरूर आएगा। लेकिन अगर ज़हारा ने उसे उन 20 सालों के बारे में कुछ भी बताया तो ज़हारा के साथ काफी बुरा होगा। फिर रियो आयरिम को भी उसकी आवाज़ छीन कर उसे सजा देता है क्योंकि उसने इब्लिस की हेल्प की थी उसे जीनिया का पता बताकर, और वो भी नहीं चाहता था कि इब्लिस को अपने पास के बारे में कुछ भी पता चले। जिसके बाद हम मिंजी और ग्रैंडमा को देखते हैं। मिंजी यहाँ पर उन्हें कायोंग के बारे में बता देती है कि कैसे वो दवाइयों की जगह कैंडीज लेती है और कुछ विटामिन की दवाई है क्योंकि उसे दवाइयों की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ ग्रैंडमा को दिखाने के लिए ऐसा करती है ताकि उन्हें उसकी फिक्र ना हो। जहाँ पर ग्रैंडमा खुश भी थी क्योंकि सच में मिंजी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए वो उसे अपनी पसंद की हील खरीद कर देती है। इधर इब्लिस को दुबई में एक टूरिस्ट प्लेस दिखता है जिसके बारे में बताया जा रहा था कि इस पत्थर में इब्लिस की तलवार अभी तक फंसी हुई है, यानी कि बहुत सालों पहले इब्लिस ने वो तलवार वहां पर छोड़ी थी और वो तलवार आज तक उस पत्थर से कोई बाहर नहीं निकाल पाया, जो कि लोगों को सिर्फ एक स्टोरी लग रही थी लेकिन सच में वो तलवार इब्लिस की थी। अब वो टाइम रोक कर कायोंग को वो तलवार वहां से निकाल कर भी दिखाता है, पर उसे याद नहीं था कि वो तलवार उसने आखिर वहां पर कब छोड़ी थी। और कायोंग भी उससे ये पूछने की कोशिश करती है लेकिन वो बात घुमाकर एयरपोर्ट वाली मिंजी की एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में पूछने लग जाते हैं। इस पर कायोंग उसे बताती है कि मिंजी ने अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया था क्योंकि वो मिंजी और कायोंग की साइकोपैथ फ्रेंडशिप से परेशान हो गई थी। अगले दिन अब कायोंग ग्रैंडमा को अपनी बेटी से मिलवाने के लिए लेकर जाती हैं और जब दूर से ग्रैंडमा अपनी बेटी यानी कि कायोंग की मॉम को देखती हैं तो वो इमोशनल हो जाती हैं क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत ही प्यार करती थी और उसे काफ़ी मिस भी करती थी। फिर वो लोग कोरिया वापस आ जाते हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि मिस कांग ने अब जॉब से रिजाइन देने के बाद अपने पति को डिवोर्स देने का फैसला कर लिया था, जिस वजह से उसकी बेटी भी काफ़ी गुस्से में होती है। लेकिन अब उसे अपनी बेटी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अब इब्लिस से अपनी आखिरी विश मांगती है और वो इब्लिस की उस कहानी से इंस्पायर्ड थी जो कि उसने उसे पहले सुनाई थी। कहानी सुनकर कांग को भी लालच आ गया था, इसीलिए वो भी इब्लिस से यही विश मांगती है कि वो चाहती है कि इब्लिस उसकी पहली 2 विशेस को भूल जाए। और अब मिस कांग का लास्ट चांस भी खत्म हो चुका था। तब इब्लिस उसे बोलता है कि सच में इंसान कितने ग्रीडी होते हैं और फिर उसे रियलिटी बताते हैं कि अगर उसने उस आदमी की ये विश पूरी की होती तो क्या आज इब्लिस ये कहानी सुना रहा होता, क्योंकि वो तो ये सब भूल गया होता ना। यानी कि मिस कांग इब्लिस के ट्रैप में फंस गई थी। और जब इब्लिस ये सब कायोंग को बताता है तो कायोंग उसे बोलती है कि वो बहुत ही जल्दी हारने वाली है। जहाँ वो इब्लिस से ये भी पूछती है कि क्या आखिरी विश पूरी होने के बाद लोग उसे जिद नहीं करते कि उन्हें एक और चांस मिलना चाहिए। इस पर इब्लिस बताता है कि आखिरी विश पूरी होते ही वो सभी लोग उसे भूल जाते हैं कि वो किसी जीनी से मिली थे या फिर नहीं। ये सुनकर कायोंग इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो इब्लिस को भूलना नहीं चाहती थी। इधर सेठ को जब आयरन की आवाज़ के बारे में पता चलता है तो वो गुस्से में रियो को काटने चला जाता है और जब रियो स्वीट को हर्ट करने की कोशिश करता है तब इब्लिस उससे आकर लड़ाई करता है। और जब दोनों स्पेस में जाकर फाइट करने के बाद थक जाते हैं तब इब्लिस रियो से पूछता है कि उसने 1000 साल पहले भी रियो का एक फेदर चोरी किया था, तब उसने उससे क्या किया। तब रियो बोलता है कि मुझे क्या पता कि तुमने उससे क्या किया, पर इसके बदले वो इब्लिस को एक बहुत ही बड़ा सच बता देता है और वो ये था कि शादी असल में उस इमॉर्टल लड़की का स्लेव नहीं है बल्कि वो अपनी मर्जी से उसके साथ रह रहा है, क्योंकि वो इमॉर्टल लड़का यानी कि हुनबिश असल में उसका बेटा खालिद भी था, जो कि काफ़ी अजीब बात थी क्योंकि शादी के बेटे को तो टाइम रहते मर जाना चाहिए था और अब इब्लिस को पता लगाना था कि आखिर वो जिंदा कैसे है। दूसरी तरफ कायोंग हाइकिंग करने के लिए जाती है तो उसे टॉप पर जुनियो मिल जाता है, जो कि हुनबिश के कहने पर ही वहाँ कायोंग से ये पता लगाने आया था कि उसकी आखिरी विश पूरी हो चुकी है या फिर नहीं। इस पर कायोंग उसे कुछ भी बताने से मना कर देती है और जुनियो उसे ना चाहते हुए भी पहाड़ से धक्का दे देता है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करता तो खालिद वैसे भी उसे मार डालता। अब पहली बार कायोंग को वहाँ से गिरते वक्त डर का एहसास होता है।
उसे सभी लोगों को खोने का डर था, जैसे कि ग्रैंडमा और मिंजी और साथ में इब्लिस भी, क्योंकि वो गिरकर मरने वाली थी। लेकिन तभी इब्लिस आकर उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि वो बचाने की विश भी तो मांग सकती थी। इस पर कायोंग कहती है कि अगर वो ऐसा करती तो वो इब्लिस को खो देती और वो इब्लिस को भूलना नहीं चाहती। जो सुनते ही इब्लिस उसे हग कर लेता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।